Assalamu alaikum everyone. Let's solve Feb March 2022 variance 12. Is going to be 1 hour 15 minutes the paper, and there will be no section B in this paper. You have only straight 40 questions, which comprises of total 40 marks. So each correct answer will score 1 mark. All right. Periodic table obviously will be given in this paper. Start करते हैं question number 1 से. First ionization energy of potassium is 418 kilojoules per mole. First ionization energy of strontium is 548 kilojoules per mole. Which statement helps to explain why strontium has a greater first ionization energy than potassium? Okay, first of all, you should know that potassium is found in period 4 of the periodic table, whereas the strontium, let's find out strontium is found in which. Strontium, I think, is found in period 5th of the periodic table. Strontium, yeah. Potassium is in period 4 and strontium is in period 5, right? So it's in period 5. So different periods, obviously different groups. ये है group 1 और ये है बेटा group 2. So groups भी different हैं, periods भी different हैं, तो obviously group trend भी नहीं है यहाँ पर, period trend भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? एक चीज और देख लेते हैं जी, यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ स्ट्रोंशियम है, तो ग्रुप ट्रेंड भी नहीं है, पीरियड ट्रेंड भी नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक थिंग. जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है 3 डिफरेंट फैक्टर्स पे. द फर्स्ट वन इज शील्डिंग इफेक्ट, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, इफ यू रिमेंबर. द सेकेंड वन इज एटॉमिक साइज, and the third one is nuclear charge. Right? Let's talk about one by one. Let's talk about option B. The outer electrons in strontium atom is further from the nucleus than the outer electrons in a potassium atom. ये बात बिल्कुल ठीक है, because strontium जो है वो period 5 का है, इसका मतलब उसमें 5 shells होंगे. तो जब 5 शेल्स हैं तो जाहिर सी बात है आउटर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा. अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली फिर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर कह रहा है वो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. आगे चलते हैं. द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्रोंशियम एटम एक्सपीरियंसेस स्पिन 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 पेयर रिपल्जन. दैट्स नॉट पॉसिबल. स्पिन स्पिन रिपल्जन जो होता है वो ग्रुप 6 के एलिमेंट के लिए होता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट के लिए नहीं होता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. देन ऑप्शन बी की बात करते हैं. द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्रोंशियम एटम एक्सपीरियंसेस ग्रेटर शील्डिंग देन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स. अगर शील्डिंग ज्यादा है, मान लीजिए कि शील्डिंग ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए. तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेस आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी एक्सपेक्टेड इफ ग्रेटर शील्डिंग, बट वो यहाँ कह रहा है कि ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए. The charge on strontium nucleus is greater than the charge on the potassium nucleus. That's called nuclear charge. आप जानते हैं कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर पोटेशियम से ज्यादा है, इसका मतलब स्ट्रोंशियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है. जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो प्रोटॉन टू न्यूक्लियस, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा होगी. जब प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. What is the electronic configuration of magnesium ion? That's a very simple question. Magnesium has an atomic number of 12. It has 2 plus charge. So अगर configuration करूँगा तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6. So A is going to be the right option. फिर वो कह रहे हैं compound X contain the element carbon, hydrogen and oxygen only. वो कह रहे हैं 2 gram of X produces 4 gram of carbon dioxide and 1.63 gram of water when completely combusted.
What is the empirical formula of X? Guys, आप जानते हैं कि empirical formula determine करने के लिए मुझे हर एलिमेंट यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम होनी चाहिए, यानी मासेस मालूम होने चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू कार्बन का मास डिटरमिन करूंगा, वाटर के थ्रू हाइड्रोजन का मास डिटरमिन करूंगा, और जब ये दोनों मासेस मिल जाएंगे तो मुझे टोटल मास गिवन है कंपाउंड का, मैं उसमें से दोनों के मासेस को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। वंस इफ आई गेट दीज थ्री मासेस, then I'll get the empirical formula, then I'll get the simplest ratio. All right, I hope it makes sense to you. So काफी बड़ी वर्किंग होगी, but let's talk about that. कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। मैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, इसको डिवाइड कर दो 44 से, सो आपके पास मोल्स कितने आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे बेटा आपके पास, जस्ट गिव मी अ कैलकुलेटर, एक मिनट दीजिएगा। ये देगा 4 डिवाइडेड बाय 44, इट्स गोइंग टू बी 0.09। अब जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन एटम है, तो जो मोल्स ऑफ कार्बन है वही, जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वही मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे। तो मैं मास ऑफ कार्बन डिटरमिन कर लेता हूँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से, तो ये मेरे पास मास ऑफ कार्बन आ जाएगा 0.09 इंटू 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.09 ग्राम। ठीक है, ये मेरे पास मास ऑफ कार्बन आ गया। सिमिलरली मैं इसी तरह से मास ऑफ हाइड्रोजन भी डिटरमिन करूंगा। तो मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेता हूं। मेरे पास 1.63 ग्राम ऑफ वाटर है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 18 से, सो मेरे पास एक्चुअली 1.63 डिवाइडेड बाय 18, इट्स गोइंग टू बी 0.09 मोल्स। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 0.09 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और बल्कि इस तरह से देख लीजिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 0.09 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये हो जाएगा 0.18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है मुझे यहाँ से, तो हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, तो जो मोल्स हैं वही मास हो जाएगा, दैट इज 0.18 ग्राम। ठीक है, अब मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन डिटरमिन करना है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिटरमिन करने के लिए जो टोटल मास है मेरे पास 2.00, उसमें से मैं इन दोनों का मास सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 1.09 प्लस 0.18 प्लस 1.09 2 माइनस 1.2, एक मिनट, 1.09 प्लस 0.18 हो जाएगा 1.27, 1.272 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.73 ग्राम आ जाएगा ये आपके पास। सही है, ओके। मुझे कार्बन पता चल गया, मुझे हाइड्रोजन पता चल गया, मुझे ऑक्सीजन पता चल गया। कार्बन का मास है 1.09, इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। ये है 0.18 ग्राम, इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा, और ये है 0.73 ग्राम, इसको मैं 16 से डिवाइड करूंगा, तो 1.09 divided by 12, so it's going to be 0.09 moles। ये 0.18 मोल हो जाएगा, 0.73 को आप डिवाइड कर दीजिए 16 से, तो ये हो जाएगा 0.04, तो 0.04 इज द लीस्ट वैल्यू, डिवाइड कर दीजिए सबसे, ये 1 हो जाएगा। 0.18 divided by 0.04, it's going to be 4.5, then 0.09 divided by 0.04, it's going to be 2.25। ठीक है,
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 2.25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 4.5। 2.25 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 2.25 मल्टीप्लाई 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, एक्चुअली एक्चुअली कैलकुलेटर का इशू है बेटा, एक मिनट, कैलकुलेशन सही नहीं हो पाई मुझसे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 1.09, oh my goodness, 0.09 divided by 0.04, 2.25, okay, okay, um, just hold on a second बेटा, I don't have any calculator right now, मैं कैलकुलेट अपने मोबाइल पे कर रहा हूँ, उस पे 0.04, ओके दैट्स स्ट्रेंज, मेरे पास कैलकुलेशन 0.73 को डिवाइड करें 16 से, तो बेटा 0.046 आ रहा है यहाँ पर, ये 46 डिवाइड कर दीजिए, होल्ड करें, 0.09 डिवाइडेड बाय 0.046, सो ये हो जाएगा 1.95, 1.96 इनफैक्ट, फिर ये है आपके पास 0.18 डिवाइडेड बाय 0.046, ये हो जाएगा 3.9, फिर है आपके पास पॉइंट, ये 1 हो जाएगा, तो बेसिकली अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा C2H4O, दैट इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला, सो इट्स गोइंग टू बी C। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर विच मॉलिक्यूल इज द डायपोल मोमेंट 0? डायपोल मोमेंट 0 उस वक्त होता है जब डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो राइट आंसर इज डी, बिकॉज CCl4 में डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, नेट डायपोल 0 होता है, और ये एग्जाम्पल हमने आपको क्लास में भी बताई है, हमने आपको क्लास में ये भी कहा है कि ट्राइक्लोरोमीथेन में नेट डायपोल 0 नहीं होता, ये पोलर होगा, ये पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, अनटिल अनलेस मुझे स्ट्रक्चर मालूम हो जाए, इसलिए मैं इसको ऑप्ट नहीं करूंगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी पोलर होता है तो ये भी गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, which dot and cross diagram is correct for Al2Cl6? तो Al2Cl6 is a dimer, आप जानते हैं कि डायमर जब भी बनता है, क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करके एल्यूमिनियम को डेटिव बॉन्ड फॉर्म करता है, तो क्लोरीन ने अपना लोन पेयर अगर डोनेट करके डेटिव बॉन्ड फॉर्म किया है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ऑप्शन देखिए ये क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा बिकॉज आयनिक कंपाउंड तो नहीं होता, ये तो कोवलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, Al2Cl6 में ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि बिटवीन एल्यूमिनियम बॉन्डिंग नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो क्लोरीन ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर किया हुआ है, इसने अपना लोन पेयर डोनेट करना होता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी, तो ए गलत, सी गलत, डी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। उसकी वजह ये है कि आप नोट करें, इस क्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया एमटीपीजेड ऑर्बिटल में एल्यूमिनियम को, तो डेटिव बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी क्लोरीन ने एल्यूमिनियम को अपना लोन पेयर डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बनाया, राइट। तो ये वाला जो क्लोरीन है वो इस एल्यूमिनियम के साथ है, और ये वाला जो क्लोरीन है वो इस एल्यूमिनियम के साथ है। इफ यू रिमेंबर द डायग्राम, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम हाइड्रोजन हैलाइड्स आर शोन,
What is the explanation for the trend in the boiling point for the hydrogen halides from HCl to HI? आप जानते हैं कि जब HCl से HI की तरफ ट्रेवल करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, वी हैव डन दिस इंफॉर्मेशन इन द क्लास एज वेल. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बिकॉज वेंडर वॉल फोर्सेस जो हैं वो भी इंक्रीज हो रही होंगी. ठीक है. So there is an increase in the strength of the intermolecular forces of attraction from HCl to HI. That's right. अब बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं ये भी देख लेते हैं. Bond energy has nothing to do with the boiling point. It's clear wrong. Intermolecular hydrogen bonds, बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन तीनों में किसी में भी नहीं होगा. हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ HF में होता है, ये भी गलत हो जाएगा. There is an increase in the bond polarity. Bond polarity तो कम हो रही है इसलिए क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, तो बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है. Furthermore, bond polarity has nothing to do with the boiling point. Boiling point always function via number of electrons, and number of electrons के थ्रू हम वैन वाल फोर्सेस को देखते हैं. Question number 7. Element X, Y, and Z are all in the first two period of the periodic table. Their Pauling electron negativity values are shown. ये X की वैल्यू है, ये Y की और ये Z की. इसका मतलब across the period electron negativity की वैल्यू इंक्रीज होती है, और अगर Z की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 है तो इसका मतलब ये फ्लोरीन है, और X की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब ये लिथियम है, और 2.1 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन है. राइट. मैंने जो पॉलिंग स्केल आपको पूरा चार्ट दिया था वो याद होना चाहिए आपको. तो ये पता चल गया कि लिथियम है, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है. लेट्स टॉक अबाउट दीज सब्सटेंसेस एग्जिस्ट विद फॉर्मूली XY, YZ एंड Z2. ओके फाइन. और Z2 का मतलब फ्लोरीन मॉलिक्यूल. राइट. Which row puts these substances in order of increasing melting point? Okay. तो आप जानते हैं कि जब लिथियम और फ्लोरीन आपस में कंबाइंड होंगे तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे. आयनिक बॉन्ड बनेगा तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा. सही है. तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट X और Z का होगा. तो X और Z could be the right answer. याद रखिएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिथियम को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोरीन को. और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को. राइट. अगर आपको याद है वैल्यूज, तो लिथियम और फ्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, LiF. और ये LiF क्या होता है आपके पास, आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें आयनिक कंपाउंड है ये. इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा. तो आप चेक कीजिए कि X और Z बेसिकली आपस में कंबाइंड होंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा. तो X एंड Z हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कहां पर है, C में लिखा हुआ है, तो C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है. द इक्वेशन फॉर रिएक्शन 1 इज शोन. ओके. रिएक्शन 1 ये है आपके पास. कंबस्शन की वैल्यूज गिवन है, ग्लूकोज की कंबस्शन गिवन है, इथेनॉल की कंबस्शन गिवन है. वो कह रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 1. सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं. C6H12O6 ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में. और हमें ये कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, कंबस्शन का डेटा है तो हम इसको बर्न कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में. ये भी बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड की बर्निंग नहीं होती इसलिए उसने यहाँ पर वैल्यूज नहीं दी. ग्लूकोज की जो कंबस्शन है उसको उसने A से रिप्रेजेंट किया है. इथेनॉल की जो कंबस्शन है उसको उसने B से रिप्रेजेंट किया है. सिंस वी हैव 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूंगा, या 2 भी लिख लेता हूँ. ठीक है. 2 भी लिख लिए. क्रॉस इस डायरेक्शन में एरो बनाइए तो ये हो जाएगा X प्लस 2B माइनस A इक्वल्स टू 0. देन X इक्वल्स टू A माइनस 2B. तो A minus 2B is going to be the right answer. तो D is going to be the right answer. ठीक है जी.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, nitrogen monoxide is an atmospheric pollutant that is formed inside car engines by an endothermic reaction between nitrogen and oxygen. तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें रिएक्शन एंडोथर्मिक है. Which diagram correctly represents the energy profile for this reaction? किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट. तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर कम है, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हो गए. अब कंपटीशन जो है ना वो ए और बी के अंदर है. आप जानते हैं कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो एंथैल्पी चेंज का जो एरो है वो अपवर्ड होता है. यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पर एंथैल्पी चेंज का एरो डाउनवर्ड कर दिया, तो ये भी गलत हो गया. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू का साइन भी अपवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी का साइन भी अपवर्ड, और प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा. क्वेश्चन नंबर 10, टू हाफ इक्वेशंस आर शोन. यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस वाली equation में 2 electrons in the equation for the reaction between manganese 7 ions and sulfite ions is shown. Which statement are correct? Okay, so guys what we can do is कि देखो मैं इस equation को, इन दोनों equations को एक दूसरे के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लूंगा. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा. अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O plus 6 electron arrow 2MnO2 plus 8 hydroxide ions. अब जब मैं सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, 6 hydroxide ions plus 3 sulfite ions arrow 3 sulfate ions plus 3 water molecule and then 6 electrons. ठीक है. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस से कैंसिल हो गए, ये 6 हाइड्रोक्साइड 8 हाइड्रोक्साइड से कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 वाटर 4 वाटर मॉलिक्यूल से कैंसिल हो जाएंगे. सो व्हाट्स गोइंग टू बी द फाइनल इक्वेशन नाउ? फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3 सल्फाइट आयंस, 3 वाटर कैंसिल हो जाएंगे तो 1 वाटर लेफ्ट. ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास 2MnO2 प्लस 2 हाइड्रोक्साइड लेफ्ट एंड 3 सल्फेट आयंस. राइट, लेट्स टॉक अबाउट U जो है वो इक्वल टू x इक्वल्स टू z. ये U है, ये x है और ये z है, यानी यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये तीनों के तीनों इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक हो गया. सही है. फिर उसके बाद वो कह रहे हैं मैग्नीज इज रिड्यूस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4. तो आप सब जानते हैं MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. तो अगर वो +7 से +4 में जा रहा है तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 टू +6. सल्फाइट आयंस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है और सल्फेट आयंस के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है. ये बात हमने क्लास में पढ़ाई आपको, तो ये भी पता होना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए. जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकंड. थैंक यू वेरी मच गाइस. सो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अटेम्प्ट कर लिया था. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. वो कह रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन. द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ब्रोमाइड आयंस. कैटलाइज हो रहा है ब्रोमाइड आयंस से. ठीक है, वो कह रहे हैं व्हिच रो इज करेक्ट. टाइप ऑफ कैटलिस्ट. तो भाई टाइप ऑफ कैटलिस्ट देखो, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स सेम फिजिकल स्टेट में है, which means it is an example of homogeneous catalyst. तो या तो आंसर सी होगा या फिर आंसर डी होगा. दूसरी बात, इन स्टेप 1 में ब्रोमीन क्या है -1, यानी ब्रोमाइड आयन कन्वर्ट हो रहे हैं ब्रोमीन मॉलिक्यूल में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से क्या हो गई 0, तो रिडक्शन हो गई, तो ब्रोमाइड आयंस रिड्यूस हो रहे हैं. तो ब्रोमाइड आयंस रिड्यूस यहां पर हो रहे हैं, which means D is going to be the right answer.
सॉरी ब्रोमाइड आइंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं -1 से 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा सी। सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। हाइड्रोजन एंड आयोडीन reacts to form hydrogen iodide in an exothermic reaction। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, the equation is shown। ठीक है, a 1 cubic meter reaction vessel contain hydrogen, iodine and HI gases at equilibrium। the temperature is changed, temperature को change किया जा रहा है such that the total pressure in 1 meter cube vessel doubles। ठीक है, what is the effect on the value of Kp and on the position of equilibrium? Okay, so इसका आंसर होना चाहिए ओके। देखो टेम्परेचर याद रखना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब टोटल प्रेशर डबल हुआ तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो इसका मतलब या तो आंसर ए है या फिर आंसर सी है। और जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे। तो जाहिर सी बात है अगर रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट्स कम है तो केपी के एक्सप्रेशन मैंने आपको ये बताया था ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है तो केपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। सही है, ये याद रखिएगा कि रिएक्टेंट ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो केपी की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है बेटे, याद रखिएगा, दोबारा से बता रहा हूँ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप, टोटल प्रेशर डबल हो गया तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कम। तो जब रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट कम होते हैं केपी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 12 diethyl zinc is added to NaOH, two reactions occur। ये reaction 1 है, ये reaction 2 है। In these reactions which compound acts as a Bronsted-Lowry acid। भाई Bronsted-Lowry acid की बात कर रहे हैं और आप जानते हैं Bronsted-Lowry acid किसे कहते हैं, प्रोटॉन डोनर्स। तो मुझे और आपको ये देखना है कि प्रोटॉन कौन डोनेट कर रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन थे, अब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर वाटर ने जो है ना प्रोटॉन डोनेट किया है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन थे, अब ऑक्सीजन के पास जिंक है। इसका मतलब इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, तो रिएक्शन 1 में वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनर है। अब नोट करें आप, ये वाटर है, ये हाइड्रोक्साइड आइंस। ठीक है, ठीक है। अब देखें इस जगह पे ZnO तो एज इट इज है, ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, आप जानते हैं ये एल्कली है। तो अगर ये एल्कली है तो ये क्या होगा, एसिड, क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है जब भी यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर भी प्रोटॉन डोनेट कर रहा है ये। तो प्रोटॉन डोनेट इधर भी कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट इधर भी कर रहा है। राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। Which statement about atoms and molecule is correct? The molecular formula for compound is the simplest whole number ratio of atom। ये wrong हो गया क्योंकि simplest whole number ratio empirical formula की होती है, molecular formula की नहीं होती।
1 mole of any substance, 1 mole of any substance contain this atoms. नहीं, सब्सटेंस तो नहीं हो सकते ना, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है, ये भी गलत हो गया. The relative atomic mass of an element is the ratio of the average mass of one atom of the element to the mass of one atom of carbon-12. स्टेटमेंट गलत है इसलिए क्योंकि हम कहते हैं average mass of an atom of element compared to 1/12 the mass of an atom of carbon-12. तो 1/12 का स्टेटमेंट मिसिंग है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत. राइट आंसर इज डी. ठीक है. The Boltzmann distribution for 1 mole of a gas at temperature T is shown. 1 mole of the same gas is added and the gas remain at temperature T. Which dotted curve shows the distribution with the added gas? आप नोट करें, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर पहले भी T था और अभी भी T है, सिर्फ और सिर्फ आप गैस को ऐड कर रहे हैं. तो जब गैस को ऐड कर, सारी चीजें सेम है, सेम गैस है, सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं और टेम्परेचर भी सेम है. तो जब टेम्परेचर सेम है तो कोई चेंजेस नहीं हो रही होंगी. ठीक है, no change as temperature is same, only area under the curve increases as we added more gas. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए, क्योंकि जो शेप इस कर्व की है वही शेप इस कर्व की है, सिर्फ ये एरिया बढ़ गया है क्योंकि आपने गैस इंक्रीज कर दी है. क्वेश्चन नंबर 16. In the reaction vessel, the concentration of both X and Y are reduced to half of their original values whilst keeping the total volume of the solution constant. ठीक है. Simultaneously, the temperature is increased from 298 Kelvin to 348 Kelvin. भाई आप जानते हैं when temperature increases, kinetic energy increases. ये बेसिक स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया. ठीक है, आगे चलते हैं. Which prediction is definitely true? Definitely true. A smaller proportion of collision between particle X and particle Y will be successful. नहीं जी, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो more number of molecules have energy greater than activation energy. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि फ्यूअर नहीं होते, स्मॉलर प्रोपोर्शन नहीं होता. ठीक है, ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है. तो कहते हैं the average kinetic energy of particle X and particle Y will increase. That's definitely true because temperature increase करने से kinetic energy increase होती है. तो this might be the correct option. C भी देख लेते हैं. The rate of reaction will be unaffected. नहीं भाई, temperature increase करते हैं, rate of reaction increase होता है. ये गलत. The frequency of collision between particle X and particle Y will halve. Collision frequency increase होती है temperature increase होने से, half थोड़ी होगी. एक चीज और, अगर आप कंसंट्रेशन हाफ कर रहे हैं, एक चीज और, हम कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट से भी बात कर लेते हैं. अगर हम कंसंट्रेशन हाफ कर भी रहे हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होगी. एग्जैक्टली हाफ होगी ये तो हम कह ही नहीं सकते बिकॉज ये डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, तो ये भी गलत. राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. Question number 17. The student investigated the chloride of a period 3 element. This is what the student wrote down as a record. The compound with a white crystalline solid, it dissolves easily in water to give a solution of pH 12. pH 12 दे रहा है तो इसका मतलब strong alkaline solution दे रहा है. ठीक है. When placed in a test tube and heated in a roaring Bunsen flame, the compound melted after several minutes of heating. What can be deduced from this record? Option पढ़ते हैं. The compound was sodium chloride. Incorrect option because sodium chloride को जब water में dissolve करते हैं तो वो neutral solution देता है, pH 12 नहीं दे सकता. The compound was phosphorus pentachloride. Again incorrect statement because when PCl5 is placed in water, it will give you an acidic solution, not pH 12 का solution, not an alkaline solution.
द कंपाउंड वाज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है वो वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है pH 6.5 का, तो स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए, एटलीस्ट वन ऑफ द रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ये जो pH 12 मिलेगा ये नहीं मिल सकता हमें, ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, which the element in period 3 and the compounds should trend across the period from sodium to chlorine, which row is correct? Electron negativity of the element always increases, तो या तो आंसर सी है या फिर आंसर डी है। आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, फिर एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम की वजह से बनता है, और फिर सिलिकॉन टू ऑनवर्ड सारे के सारे एसिडिक होते हैं। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। दैट्स एन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, द टेबल शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ SiO2 एंड P4O6। ओके, SiO2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, P4O6 का मेल्टिंग पॉइंट कम है। Which statement explain the difference between the melting point of SiO2 and P4O6? भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो फर्क है वो देख लेते हैं। वो कह रहे हैं द बॉन्डिंग इन द ऑक्साइड चेंज फ्रॉम आयनिक टू कोवेलेंट। भाई ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम अक्रॉस द पीरियड 3। भाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, राइट, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें मेटालिक कैरेक्टर तो होगा नहीं, तो ये भी गलत। फिर वो कह रहे हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम सिलिकॉन टू फास्फोरस। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिलिकॉन से फास्फोरस की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट सिलिकॉन की, और यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 4x-2 डिक्रीज हो रही है एक्चुअली, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। वो कह रहे हैं द स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम जॉइंट मोलेकुलर टू सिंपल मॉलिक्यूलर। बिल्कुल सही बात है, इसका स्ट्रक्चर जॉइंट होता है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर होता है, और जब स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर होता है इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं इक्वल मासेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम कार्बोनेट एंड बेरियम नाइट्रेट आर थर्मली डिकम्पोज, the volume of gas produced in each experiment is measured under the same condition. वो कह रहे हैं which compound will produce the greatest volume of gas? Greatest volume of gas, आप जानते हैं यहाँ से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, आप जानते हैं यहाँ से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ से तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल सकता, इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत। अब राइट ऑप्शन जो होता है वो या तो बी होगा या फिर डी होगा, क्योंकि इन दोनों से आपको तकरीबन 5 मोल्स ऑफ गैसेस मिलेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलाकर 5 मोल्स। बट प्रॉब्लम ये है कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो ये तो डिकम्पोज नहीं होगा आसानी से, ठीक है ना, ये आसानी से डिकम्पोज होगा, तो जब ये आसानी से डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम नाइट्रेट ज्यादा गैस प्रोवाइड करेगा, एंड देयरफॉर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which row gives correct comparisons between the solubilities of calcium hydroxide and barium hydroxide and the thermal stabilities of calcium carbonate and barium carbonate? आप जानते हैं डाउन द ग्रुप solubility of group 2 hydroxides increases, ठीक है, आप जानते हैं thermal stability of group 2 carbonates increases, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, ठीक है जी। Which statement relating to the elements in group 17 of the and the compound is correct? Bromine will reduce Ki to form iodine. नहीं जी, ब्रोमीन जो है वो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। आयोडाइड आयंस रिएक्ट्स टू फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट, येलो प्रेसिपिटेट्स देते हैं, ये भी गलत। ब्रोमाइड आयंस रिएक्ट टू फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन एडेड क्रीमी प्रेसिपिटेट्स देते हैं, ये भी गलत, तो राइट ऑप्शन इज डी। दैट्स एन इजी क्वेश्चन अगेन। फिर वो कह रहे हैं 23 में an excess of chlorine was bubbled into 100 cm cube of hot 6 mole per dm cube sodium hydroxide. How many moles of sodium chloride would be produced in this reaction? यार ये याद रखिएगा कि hot NaOH का रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन से, तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और हमने इक्वेशन बना के दी आपको 6 NaOH plus 3 Cl2 arrow 5 NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. Hot NaOH जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है इक्वेशन ये बनती है। Now if we know the concentration and volume, so first of all we can find the moles of NaOH.
तो मैं 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से और डिवाइड कर देता हूँ 1000 से। सो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा 0.6 मोल्स। अब देखो ये 6 मोल्स हैं, ये 5 मोल्स हैं। अगर आपने यहाँ पर 0.6 मोल्स कैलकुलेट किए तो बताओ ये कितना होगा। तो 0.6 को मल्टीप्लाई करो 5 से और डिवाइड करो 6 से, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल्स। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज जी। ओ भाई, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज जी, तो जी क्या होना चाहिए आपके पास? सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस की जो प्रोडक्ट है वो तो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, राइट। Which reaction or process leads to the formation of a gas that can neutralize an aqueous solution of Z? पहली बात, अगर आप न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं aqueous solution of Z को, तो ऑब्वियसली जो गैस प्रोड्यूस होगी इट शुड बी एन एल्कलाइन गैस, ताकि एसिड बेस रिएक्शन हो। सही है, आप जानते हैं कि जब एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग होती है एसिडिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, विच मींस कि ऑप्शन ए जो है ना वो आपका इनकरेक्ट हो गया। तो एक एसिडिक गैस एसिड्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती। कंबस्शन ऑफ फ्यूल इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, ये भी गलत हो गया, बिकॉज यहां से भी एसिडिक गैसेस प्रोड्यूस होंगी और वो ऑब्वियसली एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। Haber's process is going to be the right answer because it gives ammonia, and ammonia is basically alkaline gas which can neutralize Z. Next question आपके पास क्या होगा? When ammonia is dissolved in water, a small concentration of ammonia ions is formed. Which row is correct? Number of electrons in one ammonia mine. बेटा easy है बहुत। अमोनिया माइंस हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, इसका मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो 1 टाइम्स 4 कर लूंगा क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 11। इसमें से -1 कर दो क्योंकि प्लस चार्ज है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि अमोनिया में जो एंगल है वो 107 डिग्री होता है, और आप जानते हैं कि अमोनिया माइन का जो एंगल है 109.5 डिग्री होता है। दैट्स व्हाट वी डिड इन द क्लास। आप डेटिव बॉन्डिंग का लेक्चर उठाइएगा, उसमें मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस स्लाइटली, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, व्हिच इज व्हाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इन दिस क्वेश्चन एल्कीन्स एंड साइक्लिक एल्केन्स शुड बी कंसीडर्ड। ओके, वो कह रहे हैं हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8 आर देयर। ओके, C4H8 इज ब्यूटीन, तो क्लास में हमने करवाया आपको, एक बनेगा आपके पास ब्यूटवनीन। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड प्लीज। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटवनीन, उसके बाद बनेगा बेटा ब्यूटूइन। अगर आपको याद हो हमने 2 मिथाइल प्रोपीन भी बनाया था। तो ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से हो गए पोजीशन, ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से हो गए चेन। अब फंक्शनल आइसोमर है तो मैंने आपको कहा था साइक्लोब्यूटेन भी बन जाता है। अच्छा, इसमें एक ये भी तो बन सकता है CH3 एंड दिस थिंग, ये भी तो एक बन सकता है कि साइक्लिक एल्केन हो लेकिन ब्रांच तो 1 2 3 4 5 आइसोमर्स बने। राइट आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 27, which compound will decolorize aqueous bromine? भाई एक्वस ब्रोमीन को वो डिक्लोराइज करेगा जहां एल्कीन होगा, जहां डबल बॉन्ड होगा बिटवीन द कार्बन एटम। आप जानते हैं कि ऑप्शन ए में बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड नहीं है, आप जानते हैं ऑप्शन बी में भी बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड नहीं है, आप जानते हैं ऑप्शन डी में भी बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड नहीं है, यानी एल्कीन नहीं है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, बिकॉज इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्कीन है, इसका मतलब ये डिक्लोराइज करेगा एक्वस ब्रोमीन को।
Question number 28. Alkene reacts with aqueous hydrogen bromide. The reaction proceeds via an intermediate carbocation. Okay, वो कह रहे हैं more stable the intermediate, faster the reaction. वो कह रहे हैं which sequence correctly shows an increase in the speed of reaction of the alkene with hydrogen bromide. देखो इथीन से आपने मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ी है ऑर्गेनिक, और मैंने काफी तफसील से आपको ये चीजें करवाई हैं। इथीन से आपको प्राइमरी कार्बोकैटाइन मिलता है, सही है। अगर आप प्रोपीन यूज कर रहे हैं और मार्कोनी कोफ रूल अप्लाई करें, बिकॉज अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का रिएक्शन हो रहा है आपस में, तो आपके पास जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो ये है, विच इज सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, सही है। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बना, ये आपके पास 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बना। फिर आपके पास 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन ये है आपके पास। अगर इसको मैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कोफ रूल लेकर चलूं तो मेरे पास कार्बोकैटाइन ये बनेगा। If you remember, these are the examples which I have already given in your Marconi Kof rule का topic. तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है। अब उन्होंने कहा हुआ है the more stable the intermediate, the faster the rate of reaction. तो भाई 3 डिग्री कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल है, तो इसका मतलब 2 मिथाइल प्रोपीन के अंदर सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उससे स्लो प्रोपीन में होगा, सबसे कम इथीन में होगा। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए, क्योंकि सबसे ज्यादा फास्टर ये है, सबसे कम ये और सबसे कम ये। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। फास्टेस्ट रेट ऑफ होगा और ये स्लोएस्ट होगा, राइट। Okay, question number 29. A reaction occurs when a sample of 1 chloropropane is heated under reflux with sodium hydroxide dissolves in ethanol. और मैंने आपको पढ़ाया कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolves in ethanol कहते हैं तो इसका मतलब ethanolic solution of NaOH, right? And ethanolic solution of NaOH का मतलब elimination reaction takes place. If elimination reaction takes place, then it means alkene is formed. तो अगर 1 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपीन बनेगी, एलिमिनेशन होगा, तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30. द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हैलोजेनो अल्केन्स. ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर CBr बॉन्ड है और यहाँ CCl बॉन्ड है, राइट। P, Q and R can all be hydrolyzed. Which row is correct? Relative speed of hydrolysis between Q and R. तो आप जानते हैं कि यहां पर लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है, फास्टर हाइड्रोलिसिस होगी, यहां पर शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, स्लोअर हाइड्रोलिसिस होगी। तो R जो है वो स्लोअर होगा और Q जो है वो फास्टर होगा। ठीक है, या तो आंसर ए हो सकता है या आंसर बी हो सकता है। आगे चलते हैं, वो कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस बिटवीन P एंड Q। तो P जो है वो टर्शियल अल्काइल हैलाइड है, एंड टर्शियल अल्काइल हैलाइड ऑलवेज undergoes SN1. Q is a primary alkyl halide and it always undergoes SN2. तो Q जो है वो SN2 है और P जो है वो SN1 है। इसका मतलब ये हुआ कि A is going to be the right answer. Question number 31. A sample of 2.30 gram of ethanol is mixed with an excess of aqueous acidified potassium dichromate 6
The reaction mixture is boiled under reflux for 1 hour. The required organic product is then collected by distillation. The yield of product is 60%, which mass of product is collected. इस पैटर्न के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सॉल्व करवा चुका हूं मैं प्रीवियस पेपर्स में, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेसिकली। हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालते हैं। तो मैं 2.30 को डिवाइड कर देता हूँ 46 से, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल आ जाएंगे। ओके 2.3 डिवाइडेड बाय 46, 0.05 मोल्स आ गए। इन मोल्स का मैं 60% ले लेता हूँ, तो 0.05 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.6 से, तो जगह 0.03 मोल्स। मास ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। क्यों बनेगा इथेनोइक एसिड, क्योंकि आप इथेनॉल को बॉयल कर रहे हो अंडर रिफ्लक्स, और वो भी 1 घंटे के लिए। तो जब 1 घंटे तक बॉयल अंडर रिफ्लक्स करते हैं तो वो एल्डिहाइड की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो इसका एमआर है 60 और इसके मोल्स होंगे 0.03। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको 60 से, तो ये हो जाएगा 1.8 ग्राम। तो राइट आंसर इज सी। तो वो कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टेरिक एसिड इज शोन। 4 moles of substance X reacts with 1 mole of tartaric acid. What could be substance X? 4 moles. अब देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सिर्फ ये दोनों रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल के साथ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे। सही है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सोडियम कार्बोनेट से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये तीनों के तीनों किससे रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट ओनली विद कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल से नहीं करेंगे। तो अगर इसको यूज करूंगा तो 2 मोल यूज होगा, जब इसको यूज करूंगा तो ये भी 2 मोल यूज होगा, जब इसको यूज करूंगा ये भी 2 मोल यूज होगा। वो कह रहा है 4 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्स। तो सोडियम इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज सोडियम जो है वो इससे रिएक्शन करेगा तो 1 मोल, इससे रिएक्शन करेगा 2nd मोल, जब इस अल्कोहल से रिएक्शन करेगा 3rd मोल, जब इस वाले फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन करेगा तो 4 मोल। राइट। क्वेश्चन 33, which compound gives both an orange precipitate with 2,4-D and pH? Orange precipitate for 2,4-D and pH का मतलब ये कि या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन ये होगा, तो राइट आंसर बी सी डी तीनों में से कोई एक हो सकता है। आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं आपसे एंड अ येलो प्रेसिपिटेट विद एल्कलाइन एक्वासाइडिन। एल्कलाइन एक्वासाइडिन के येलो प्रेसिपिटेट सिर्फ उस वक्त मिलते हैं आप लोगों को जब आपके पास CH3CO ग्रुप अवेलेबल हो। तो इन तीनों ऑप्शंस में दे देखिए CH3CO ग्रुप सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा आपको, प्रोपेनॉन में मिलेगा, व्हिच इज व्हाई प्रोपेनॉन is going to be the right answer. Question number 34. A student suggests 2 uses of lithium aluminum hydride. ये प्रोपीन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करके प्रोपेन बना रहा है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करके इथेनॉल बना रहा है। वो कह रहा है which reaction would give the product shown. आप जानते हैं कि एल्कीन कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस नहीं होता। मैंने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं कराया और मैंने क्लास में बताया कि पाई बॉन्ड्स की वजह से हाइड्राइड आयंस रिएक्शन नहीं करेंगे। इसका मतलब रिएक्शन 1 गलत हो जाएगा। राइट, तो रिएक्शन 1 गलत हो गया, तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत और ऑप्शन डी भी गलत। कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, 2 स्टेप रिडक्शन होगी तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो रिएक्शन 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं कंपाउंड एक्स कंटेन अ सिंगल एस्टर ग्रुप, यानी एक कंपाउंड एक्स है उसमें सिर्फ एक ही एस्टर ग्रुप है। वो कह रहे हैं जो कंपाउंड एक्स आपके पास एस्टर है उसमें 27.6% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन है। वो कह रहे हैं व्हिच पेयर ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स। मान लो ऑप्शन ए को देख लेते हैं सबसे पहले, इसमें क्या होगा, ब्यूटेन वनोल और इथेनोइक एसिड को जब आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगी, ये इथेनोइक एसिड से आ गया और ये अल्कोहल से आ गया CH2।
ब्यूटेनॉल 1 2 3 4। ठीक है, इस कंपाउंड का एमआर निकालो। इस कंपाउंड का एमआर आई बिलीव आपके पास आ जाएगा 116। आई बिलीव यही होना चाहिए, 116 होना चाहिए। सही है, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आ गई, तीसरी चीज परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है मैंने। तो भाई इस कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन एटम है? इस कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 2 कर दूंगा क्योंकि 2 एटम्स हैं, डिवाइडेड बाय 116 इंटू 100। तो आपके पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 27.6%। क्योंकि 27.6% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन ऑप्शन ए के साथ टैली हो रहा है, इसलिए ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आपने एग्जैक्टली यही फॉर्मेट बी सी डी के साथ करना है, जहां पर टैली हो जाता आंसर आपका, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 वो कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in a non-cyclic alkane molecule that has a chiral center? That is very important कि least number of carbon atoms भी हो, non-cyclic हो यानी straight chain हो, branch chain हो, cyclic ring ना हो, और chiral भी हो। ये भी मैंने पढ़ाया आपको। chiral के लिए जरूरी है कि आपके पास 4 different groups हो। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया, और ये फोर्थ ग्रुप हो गया C3H7। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक कीजिए कितने हैं। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ये कायरल बन गया। 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम्स का कायरल कार्बन नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर कंटेन द सीक्वेंस शोन। भाई आप जरा नोट कीजिए, ये एडिशन पॉलीमर है क्योंकि बिटवीन द कार्बन एटम ना एस्टर है ना अमाइड लिंकेज है। ये मोनोमर आ गया। फिर आप नोट करें, इसी मोनोमर को एग्जामिनर ने फिर फ्लिप करके लिख दिया है। फिर आप नोट करें, इसी एग्जामिनर को एग्जामिनर ने फिर फ्लिप करके लिख दिया है। इसका मतलब ये मोनोमर बेसिकली ये आपका ये होगा बेसिकली, और क्योंकि एडिशन पॉलीमर है इसका मतलब मोनोमर में बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा। तो अब आप नोट करें ये कहाँ लिखा हुआ है, ये बी में लिखा हुआ है, व्हिच मींस बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यानी ये है आपके पास PVC। तो PVC का मोनोमर तो बेटा यही होगा ना, क्लोरोइथीन। आप ऐसे देख लीजिए, सही है। 38 compound Y is heated with a mild oxidizing agent। ठीक है, one of the product reaction reacts with hydrogen cyanide forming 2-hydroxybutane nitrile। ब्यूटेन नाइट्राइल का मतलब ये हुआ कि 1 ये 2-हाइड्रोक्सी और ये ब्यूटेन नाइट्राइल ये बन रहा है। सही है, देखो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ब्यूटेन नाइट्राइल और ये 2-हाइड्रोक्सी हो गया। अब ये जाहिर सी बात है 3 कार्बन एटम से मिलेगा। अगर मैं ब्यूटेन 1 ओल या ब्यूटेन 2 ओल यूज करता हूं तो उसमें साइनाइड होने से 5 कार्बन एटम्स हो जाएंगे, तो वो पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा, विच इज वाई ए भी रॉन्ग बी भी रॉन्ग। सही है, तो हम सी को देखते हैं, प्रोपेन 1 ओल। ये प्रोपेन 1 ओल है, हम इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज प्रोपेनॉल। अगर मैं इस प्रोपेनॉल को हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवा दूं तो ये साइनोहाइड्रिन बनाएगा, यानी ये बनेगा CH3 CH2 CH CnOH and that's your actually product 2-hydroxypropane nitride, and therefore we suggest C is going to be the right answer। फिर वो कह रहे हैं 39
वो कह रहे हैं द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपीन एंड बीटा कैरोटीन। ये लाइकोपीन है, ये बीटा कैरोटीन है। वो कह रहे हैं when lycopene is converted into beta carotene what is the gain or loss of hydrogen atom per molecule। यार जब इस कंपाउंड से आप इसको बना रहे हैं तो वो कह रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा देखें, यहां से लेकर ये हिस्सा, इसमें आई बिलीव कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ, राइट। आप नोट करें ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट सेम है, ये सेगमेंट भी सेम है। ठीक है, और ये सेगमेंट भी सेम है। सही है, ये इतना पोर्शन सेम है। और यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ भी डबल बॉन्ड ही है। सही है। अब आप नोट करें ये पोर्शन, ये पोर्शन, सही है, और ये पोर्शन सेम है। सही। तो ये चीजें सेम है, लेकिन अब आप नोट करें, अलर्ट रहना, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड एक्चुअली यहां पर शिफ्ट हो गया, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हुआ है। सही है, और एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हुआ है। सो ओके, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है और इसका हाइड्रोजन यहां आ रहा है। ओके ओके गाइस, देखो देखो, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर और ये भी हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो हो क्या रहा है, जरा गौर से सुनिएगा बात। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जा रहा है और ये पाई बॉन्ड इन दोनों के दरमियान शिफ्ट हो रहा है। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ रहा है और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास जा रहा है। तो ना लॉस हो रहा है और ना गेन हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है, 39 हो गया, 40। वो कह रहे हैं which diagram shows the infrared spectrum of a compound that contain both CO and an OH group, OH group and CO। तो ये ऑप्शन रॉन्ग इसलिए क्योंकि इसमें नो OH ग्रुप पीक, इसमें नो OH ग्रुप पीक, ये भी रॉन्ग। इसमें नो कार्बोनाइल पीक। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि यहां OH की पीक है और ये कार्बोनाइल पीक है, दोनों अवेलेबल हैं। राइट आंसर इज बी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइस।